सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताएं कि असम राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आसाम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुई थी। इसका काम था असम के चाय बागानों और उपजाऊ जमीन की सुरक्षा करना। वक्त के साथ इसका काम और नाम दोनों बदलते रहे, जैसे कि असम फ्रंटियर पुलिस, असम मिलिट्री पुलिस, ईस्ट बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस, और फाइनली 1917 में इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया। असम राइफल्स का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसके जवानों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और इंडो चाइना वार में लड़ाइयाँ लड़ी और अपने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का परिचय दिया है। वर्तमान की बात करें तो असम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ड्यूल कमांड के चलते असम राइफल्स के जवानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से असम राइफल्स के जवानों की मांग है कि उनको पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत किया जाए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असम राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल करना चाहिए या नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स और तथ्य आपके सामने रखूँगा, उनको एनालाइज करके आप खुद ही डिसाइड करें। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए एक लड़के की उम्र 17 से 21 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि असम राइफल्स में यह 18 से 23 वर्ष की है। वहीं अगर कैटेगरी को इंक्लूड कर दे तो यह उम्र 28 वर्ष तक हो जाती है। मतलब कि जो बंदा असम राइफल्स में 28 साल की उम्र में भर्ती हुआ होगा उसको तो फ़ायदा है, लेकिन जिन लड़कों का 21 साल की उम्र हो जाने के बाद आर्मी में जाने का सपना टूट गया और जो लड़के एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल्स में आ सकते थे लेकिन उन्होंने दूसरी फोर्स चुन ली, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है अग्निवीर। जैसा कि आप जानते हैं 2020 के बाद जितने भी लड़के आर्मी में भर्ती हुए हैं वे सभी अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुए हैं। तो क्या 2020 के बाद जितने भी जवान असम राइफल्स में भर्ती हुए हैं तो क्या वे भी अग्निवीर स्कीम में आ जाएंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि वे जवान अग्निवीर को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर उनको परमानेंट कर दिया जाता है तो क्या यह हमारे अग्निवीरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? तीसरा पॉइंट है रिटायरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं आर्मी में भर्ती हुआ जवान लगभग 17 से 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट चला जाता है। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच होती है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे असम राइफल्स में 28 साल के जवान भी भर्ती होते हैं, तो क्या उनको 8 या 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट भेज दिया जाएगा या फिर उनकी सर्विस को 17 साल होने तक, जब उनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो जाएगी तब तक वे सर्विस करेंगे? और वहीं बहुत से जवान असम राइफल्स में ऐसे हैं जिनकी उम्र 50-55 साल से भी ज़्यादा है। तो यह सब चीज़ कैसे मैनेज होगा? चौथा पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए लड़कों को फिजिकल एग्ज़ाम में 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, बिम वगैरह करनी पड़ती है और आर्मी का मेडिकल भी काफ़ी हार्ड होता है। वहीं असम राइफल्स में भर्ती होने के लिए एसएससी जीडी के थ्रू फॉर्म भर के 5 किलोमीटर की रेस करनी होती है, जो कि 1600 मीटर की रेस से काफ़ी आसान होती है। और एसएससी जीडी का मेडिकल आर्मी के मेडिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कम हार्ड होता है। मतलब कि फिजिकल में 5 किलोमीटर की रेस करके असम राइफल्स के जवान सीधे आर्मी में चले जाएंगे। तो फिर सेम सिलेक्शन प्रोसेस करके जो जवान सीएपीएफ में गए हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। पांचवा पॉइंट है महिला कार्मिक। असम राइफल्स में महिलाओं की भर्ती भी होती है। वहीं आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो सिपाही के तौर पर महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती। अगर असम राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा तो उन महिलाओं को कहाँ भेजा जाएगा जो असम राइफल्स में है? क्या उनको भी इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा? अगर किया जाता है तो यह उन महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी है जो आर्मी में भर्ती होना चाहती थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला। छठा पॉइंट है ड्यूटी। असम राइफल्स के जवानों को इंडियन आर्मी के अंडर ड्यूटी करनी पड़ती है। उनकी ड्यूटी काफ़ी हार्ड होती है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे हमारे सीएपीएफ के जवानों को भी काफ़ी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसे कि आईटीबीपी ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों में ड्यूटी करते हैं जहां जान का बहुत खतरा रहता है। बीएसएफ भी हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में ड्यूटी करती है। और वहीं हमारी सीआरपीएफ आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने में रहती है और जंगलों में ड्यूटी करती है। ड्यूटी सभी फोर्सेस की हार्ड है।
इसका मतलब सिर्फ असम राइफल्स को ही नहीं, बाकी फोर्सेस को भी इंडियन आर्मी में शामिल करना चाहिए। 7वां पॉइंट है ट्रेनिंग। असम राइफल्स की ट्रेनिंग आर्मी के अंडर होती है, जो कि काफ़ी हार्ड होती है। लेकिन अगर हम CAPF की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग भी कोई आसान नहीं होती। वह भी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करके ही देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। 8वां पॉइंट है इतिहास। असम राइफल्स का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि हमारी जो CRPF, BSF और ITBP जैसी फोर्सेस हैं, उनका इतिहास भी काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि इन फोर्सेस ने भारत को बहुत बार दुश्मनों से सुरक्षित रखा है। और CAPF के जवानों ने भी हमेशा अपने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का परिचय दिया है। 9वां पॉइंट है कल्चरल और रीजनल एकता। अगर आप इंडियन आर्मी की रेजिमेंट या फिर राइफल्स को देखेंगे, जैसे कि गोरखा राइफल्स, आप उसमें देखेंगे कि सभी के सभी गोरखा लड़के उसमें भर्ती होते हैं। गढ़वाल राइफल्स, जिसमें कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के लड़के भर्ती होते हैं। बिहार रेजिमेंट, जिसमें कि सिर्फ बिहार के लड़के भर्ती होते हैं। मद्रास रेजिमेंट, जिसमें कि हमारे साउथ इंडिया के लड़के भर्ती होते हैं। इससे क्या होता है कि जो रेजिमेंट्स हैं उनके अंदर एक कल्चरल और रीजनल एकता बनी रहती है। लेकिन वहीं अगर आप आसाम राइफल्स में देखेंगे तो इसमें हमारे पूरे भारत के अलग अलग कोने से लड़के भर्ती होते हैं, जिससे कि इसमें कल्चरल और रीजनल एकता नहीं बन पाती है। 10वां पॉइंट है पेंशन। अगर असम राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है तो उनकी ओल्ड पेंशन को भी बहाल करना पड़ेगा। इससे हमारे CAPF के जवानों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सेम एलिजिबिलिटी प्रक्रिया, सेम सिलेक्शन प्रोसेस से भर्ती होके CAPF के जवान भी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन असम राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल करके उनको पेंशन दी जाएगी और साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी दिया जाएगा। तो इससे जो हमारे CAPF के जवान हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो दोस्तों, यह मेरे कुछ पॉइंट्स थे। हो सकता है आपका तर्क मेरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, या फिर आपको मेरे जो तर्क है वो पसंद ना आए हो, लेकिन मेरी तरफ से एक ही सुझाव रहेगा कि या तो असम राइफल्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाल दिया जाए, जैसे कि हमारी कोस्ट गार्ड, BRO और MES है, या फिर दूसरा सॉल्यूशन है कि असम राइफल्स को पूरी की पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भेज देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।